आज हम लोग बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑर्गेन हक्सले एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में जो मैमल्स में नर्वस सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। हम जानते हैं कि मैमल्स में जो ब्रेन होता है वो टेलीग्राफिक मैसेज भेजता है मसल को कि मसल को क्या करना है। जैसे मान लो हमको हाथ से कुछ काम करना है, कुछ उठाना है, तो ब्रेन पहले हमारे हाथ के मसल को टेलीग्राफिक मैसेज भेजेगा कि इस चीज को उठाओ, तो हाथ हमारा काम करता है। उसी तरह से शरीर के अन्य मसल भी काम करते हैं। पर प्रश्न ये है कि ये जो सिग्नल है जो हमारा ब्रेन भेजता है मसल को, सिग्नल कैसे पास होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि सिग्नल जो पास होता है वो इलेक्ट्रिकली पास होता है। पर प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रिकली कैसे पास होता है। अब आउटसाइड जो वर्ल्ड है, हमारी दुनिया जो है, बाहर की दुनिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज के बारे में हम जानते हैं कि दो चीजें जरूरी है। पहला है मेटेलिक कंडक्टर, तार, तुम घर में तार रहता है जिसमें बिजली आती है, और दूसरा होता है कि उसका वोल्टेज। वोल्टेज का दो मतलब तार में दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है, जिसको हम लोग विभवांतर कहते हैं, वो होना जरूरी है, क्योंकि तभी उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और धारा बहेगी। घर में जो हमारी बिजली सप्लाई होती है, तुम जानते हो कि 220 वोल्ट होता है। जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बिजली से चलने वाले, सबको कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए होता है। तो ये तो बाहर की दुनिया होगी, लेकिन हमारे शरीर की जो दुनिया है उसमें जो ब्रेन सिग्नल भेजता है और कहता है वो इलेक्ट्रिकली पास होता है। तो शरीर में तो कोई मेटेलिक कंडक्टर है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, इसी चीज को बताने के लिए एक्सपेरिमेंट है। शरीर में एक चीज और पता है कि वोल्ट मिली वोल्ट बहुत छोटा अमाउंट होता है, पर मिली वोल्ट में हमारे शरीर में वोल्टेज जनरेट होता है। टेंस के रेंज में होता है, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा करके, और उस रेंज में मिली वोल्ट पैदा होता है। तो वोल्ट पैदा होता है, इलेक्ट्रिकली फ्लो भी होता है, पर इलेक्ट्रॉन कैसे करके पास करेगा उसके बारे में हमको जानना है। तो 1902 ईस्वी में बर्नस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया कि सोडियम और आयन और पोटेशियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन चीजों में। पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करने में सोडियम आयन का, पोटेशियम आयन का रोल है, और उसका ईएमएफ को जानने के लिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जानने के लिए लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन को भी यूज किया। नर्स्ट इक्वेशन तुम जानते हो, स्कूल में पढ़े होंगे कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना होता है। एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। दोनों का विभव अलग अलग होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड को जब हम लोग वायर से कनेक्शन कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो नर्स्ट इक्वेशन है कि उस सेल के लिए ईएमएफ को हम सैद्धांतिक रूप से गणना कैसे करेंगे, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी बर्नस्टीन ने क्या किया कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के चलते जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पैदा हुआ उसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए उसके पोटेंशियल को नर्स्ट इक्वेशन का उसने यूज किया। इसमें बताया गया है एक्सॉन के बारे में। दरअसल एक्सॉन क्या है कि हमारे शरीर में समझो कि लंबी नलियां हैं, और जो उनके दीवार होते हैं उनको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है, एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द नर्व थ्रू विच मैसेज इज ट्रांसफर टू द पर्टिकुलर मसल। किसी मसल तक जो मैसेज ट्रांसफर होता है उसमें एक्सॉन की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। तो फिगर में देखो यहाँ पर ये एक्सॉन लिखा हुआ है, ये एक्सॉन का पूरा डायग्राम है, और यहाँ जहाँ पर मैं दो लकीर खींच रहा हूँ ऐसे करके, ये मेम्ब्रेन है। ये पार्टली परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, मतलब कुछ चीजों को क्रॉस करने देता है, कुछ चीजों को क्रॉस करने नहीं देता है। मेम्ब्रेन के अंदर जो सोल्यूशन रहता है, जो ऐसे ऐसे करके लकीर से दिखाया गया है, उसको इनसाइड सोल्यूशन बोलते हैं। और इस मेम्ब्रेन के बाहर में भी सोल्यूशन होता है, जिसको हम लोग आउटसाइड सोल्यूशन बोलते हैं। तो इसी में, इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड में किस प्रकार से हमारा
पोटेंशियल का डेवलपमेंट होगा उसी को हॉटगिन-हक्सले ने परफॉर्म किया। तो ये डायग्राम था एक्सॉन का। अब इसमें देखो, ये डायग्राम बताता है कि हॉटगिन-हक्सले ने कैसे करके एक्सपेरिमेंट किया। इसमें देखो कि ये हमारा तो मेम्ब्रेन हो गया एक्सॉन का, ये देखो यहाँ एक्सॉन लिखा है। तुम ये भी देखो कि मेम्ब्रेन के अंदर में भी सोल्यूशन है और मेम्ब्रेन के बाहर में भी सोल्यूशन है। बाहर वाले सोल्यूशन को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड कहते हैं। बाहर में जो सोल्यूशन है उसके पोटेंशियल को phi1 माना गया है, अंदर में पोटेंशियल को phi2 माना गया है। दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को जानने के लिए और दोनों का अगर हम लोग कांटेक्ट कर देंगे वायरिंग से तो एक करंट पल्स जनरेट होगा। दो बिंदु जिनके बीच में विभव का अंतर है उनको अगर जोड़ दोगे तो करंट पैदा होगा और ये एम्पलीफायर है जो उस करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है और ताकि ऑसिलोस्कोप में उसको रिकॉर्ड किया जा सके। तो इस तरह से हक्सले ने क्या किया कि जो एक्सॉन है उसमें जो मेम्ब्रेन है, पार्टी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके दोनों तरफ जो विलियन है, यहाँ पर विलियन है और यहाँ पर विलियन है, दोनों के पोटेंशियल को उसने मेजर कर लिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के द्वारा। यहाँ देखो क्या लिखा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द वॉल ऑफ द एक्सॉन, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में देखा, उसको डिटरमिन किया गया। द एक्सॉन वाज रिगार्डेड एज ए पार्टली परमेबल मेम्ब्रेन। एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है पार्टली परमेबल। द अबव इक्विपमेंट अलाउज करंट पल्स टू बी सेंट अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एन एक्सॉन दैट इज रिगार्डेड एज ए मेम्ब्रेन। कहता है कि व्हेन दीज करंट पल्सेस क्रॉस द मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन को लोग क्रॉस करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशंस इनसाइड, देखो यहाँ लिखा है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन चेंजेस सिग्निफिकेंटली। तो जब ये चेंज होता है, इट इज दिस चेंज इन पोटेंशियल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइक पोटेंशियल। अचानक से जब पोटेंशियल चेंज होता है तो उसको लोग स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं, बाद में भी देखेंगे वो आएगा। और ये स्पाइक पोटेंशियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मैसेज का मूवमेंट होता है वो यही माना जाता है कि ये जो हमारा स्पाइक पोटेंशियल है वो जो मूव करता है उसी से हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्पाइक पोटेंशियल है वो एक्चुअली में एक्शन पोटेंशियल है। इसमें देखो दिखाया गया है इनिशियली माने प्रारंभिक अवस्था में, इस फिगर को देखो, ये इम्पोर्टेंट फिगर है, इससे हमको पता चलेगा कि कैसे होता है। ये फिर एक्सॉन का डायग्राम है और ये मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड सोल्यूशन है, ये इनसाइड सोल्यूशन है। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ पर अंदर का पोटेंशियल लिखा हुआ है, पोटेंशियल ऑफ इनसाइड सोल्यूशन इज -70 वोल्ट। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है, सी माने कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम आयन इनसाइड, मतलब अंदर में, यहाँ पर अंदर में पोटेशियम आयन की सांद्रता आउटसाइड की तुलना में ज्यादा रहती है। मतलब पोटेशियम आयन यहाँ भी है, पोटेशियम आयन यहाँ भी है, पर यहाँ पर अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, बाहर में कम होगा। लेकिन अगर सोडियम आयन को देखोगे तो ठीक उल्टा है, अंदर में सोडियम आयन कम है और पोटेशियम आयन, अंदर में सोडियम आयन कम है और बाहर में सोडियम आयन ज्यादा है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो अंदर में पोटेशियम आयन ज्यादा है और सोडियम आयन कम है और इसका विपरीत बाहर में है। अब इसके कारण क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है इसके कारण क्या होता है, देखो कि thus the phenomena observed pertain to the behavior of potential difference between the two solutions। दोनों सोल्यूशन है, दोनों में सांद्रता का फर्क है, सोडियम आयन का पोटेशियम आयन का, उनके पोटेंशियल में भी फर्क है। तो द चेंज इन पोटेंशियल वाज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, उसको तुम यहाँ पर देखो, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मिलीवोल्ट में
और ये टाइम। तुम देखो कि कुछ देर तक ये कंटिन्यूअस कुछ मिनट तक है, ये मिली सेकेंड में दिया हुआ है, और फिर एकदम से ये एब्रप्टली यहाँ पर बढ़ रहा है, ये पीक यहाँ पर हो जाएगा, पीक आती है, तो ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। अब इस ग्राफ को देखो, आफ्टर पासिंग द करंट, जब करंट पास होता है तब देखो, ये करंट है और ये मिली एक्स एक्सिस में ये टाइम है मिली सेकेंड में। यहाँ पर देखो कि ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय गुजरता है ये बढ़ता जाता है, एक बार ये पीक आता है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद फिर ये घटते चला जाता है। तो कहता है कि when several small negative current pulses are passed across the membrane, the potential changes. It becomes more negative than the negative rest potential. कहता है कि when the current increases sufficiently in the positive direction, there occurs a threshold value. पिछले में तुमने देखा था कि कर्व हमारा कैसा ऐसे करके एब्रप्टली चेंज करता है, तो उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं, एट विच द पोटेंशियल चेंज एबनॉर्मली। यहाँ पर पहले शुरू में धीरे धीरे करके चेंज कर रहा था, और यहाँ पर एकदम से अचानक से चेंज कर गया, तो एबनॉर्मल रूप से चेंज कर गया। इसी पोटेंशियल पीक को हम लोग कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल, जिसकी चर्चा या एक्शन पोटेंशियल, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। और कहता है कि यही जो स्पाइक पोटेंशियल मूव करता है, यही है मैसेज डिलीवर करने का रास्ता। इसके लिए जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन है उसको इन लोगों ने यूज किया और ईएमएफ का मान निकाला, वो कितने के बराबर है, RT/F log PI इंटू CIN प्लस PJ इंटू CIN प्लस, यहाँ ऑब्लिक दिया हुआ है मतलब ये नीचे में होगा, PJ इंटू CI आउट प्लस PJ CJ आउट। अब यहाँ पर इन का मतलब है इनसाइड और आउट का मतलब है आउटसाइड। तुम देखो कि ये मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इनसाइड और आउटसाइड सॉल्यूशंस होते हैं, उसके लिए इन और आउट लिखा हुआ है, और डिफरेंट PI और PJ ये सब लिखा हुआ है। तो जो P है उनको हम लोग कहते हैं परमिएबल कोएफिशिएंट, और ये P के वैल्यू को वेरी कर करके ऑटगिन हक्सले ने E का मान निकाला जो ग्राफ में फिट हो जा रहा था। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारा सही है, C कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, और कहता है कि विथ चेंजेस इन P को जैसे जैसे चेंज करेंगे, देयर अकर्स ए ट्रांसफर ऑफ पोटासियम आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड सोडियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। P को बदलने से, P को जैसे हम चेंज करेंगे तो पोटासियम आयन का ट्रांसफर होगा अंदर से बाहर, और सोडियम आयन का ट्रांसफर कहाँ होगा, बाहर से अंदर। तो इनके वैल्यू को एडजस्ट करके हम लोग रिजल्ट की व्याख्या यहाँ से कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली जॉन ने भी टेस्ट करके देखा और उसने भी सही पाया। तो ये था तुम्हारा हक्सले ऑटगिन का वर्क। ये सारा डिटेल तुमको तुम्हारे पास बुक्स होगी फिजिकल केमिस्ट्री का, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा एंड पठानिया, और दूसरी बुक दूसरा तुम इंटरनेट से विकिपीडिया से भी देख लेना, इन दोनों में मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी, और भी नेट सर्च करोगे तो चीज़ें मिल जाएगी। और इस तरह से हमने देखा कि ऑटगिन हक्सले वर्क जो है वो कैसे हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हिसाब से उसको बताता है कि कैसे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ विलियन के कंसंट्रेशन के चेंज के कारण पैदा होता है, तो कैसे करके वो पास करता है। थैंक यू।